आते हैं पाठ्यक्रम के घटक। पाठ्यक्रम के मुख्यतः 3 घटक होते हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के क्या होते हैं? 3 मुख्य घटक होते हैं: शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ये शिक्षक और शिक्षार्थी जो हैं, शिक्षक और शिक्षार्थी किससे जुड़े हुए हैं? पाठ्यक्रम के थ्रू जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब शिक्षक क्लास में होगा, जब कोई पाठ्यक्रम होगा तभी तो शिक्षक क्लास में आएगा, और जब वो शिक्षक क्लास में आएगा तभी तो आपको पढ़ाएगा, और जब आप क्लास में होंगे तभी तो शिक्षक पढ़ा पाएगा। तो इन तीनों चीजों को आप अंतर संबंध करें कि केवल टीचर से पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता, केवल टीचर से पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता, केवल स्टूडेंट से पाठ्यक्रम पूरा नहीं होता। जब स्टूडेंट, टीचर और पाठ्यक्रम तीनों मिलते हैं तभी किसी चीज को पूरा किया जा सकता है। तो ये अंतर संबंध है। घटक क्या है कि एक आपका सिलेबस होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, स्टूडेंट होने चाहिए, और उनके बीच में अंतर संबंध होना चाहिए। वो अंतर संबंध किससे होगा? आपके पाठ्यक्रम से होगा। तो ये कहलाते हैं पाठ्यक्रम के घटक। अब हम पढ़ते हैं पाठ्यक्रम के सिद्धांत। किसी भी चीज को बनाने के लिए उसके पीछे कुछ सिद्धांत निर्धारित किए जाते हैं कि ऐसा होना चाहिए। यानी कि जैसे साइंस के स्टूडेंट है तो वो ये जानते हैं कि H2O यानी जल ही होगा और कुछ क्रियाएं नहीं होगी उसमें। ऐसे ही जब पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है तो उसके पीछे भी कुछ कमेटीज होती हैं जो ये निर्धारित करती है कि ये चीजें तो होनी अति आवश्यक है। इन सिद्धांतों के आधार पर ही हम पाठ्यक्रम का निर्माण कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो पाठ्यक्रम क्यों लगाया जाता है? कि वो किसी उद्देश्य की पूर्ति करते हो, वो जो है बच्चे को प्रश्न क्वेश्चन देने की क्षमता रखते हो, बच्चे का मूल्यांकन करने की क्षमता रखते हो, वो जो है बच्चों को इस तरह से प्रेरित कर सके कि उनकी जो आवश्यकता है उसको भी वो पूरा करते हो समय समय पर। ठीक है, तो वो इसके पीछे पाठ्यक्रम के सिद्धांत के पीछे मेन उद्देश्य क्या होता है कि पाठ्यक्रम जिस स्तर पर बनाया जा रहा है वो अपने लक्ष्य और उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। ठीक है, पाठ्यक्रम के निम्नलिखित सिद्धांत है जिसमें पहला सिद्धांत आता है उपयोगिता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? उपयोगिता का सिद्धांत। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो कि बच्चों के उनके दैनिक तथा वास्तविक जीवन में काम आ सके। क्या होना चाहिए कि पाठ्यक्रम का उपयोग केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं होना चाहिए, वो आपके दैनिक जीवन में भी काम आ सके, वो आपके व्यवहारिक जीवन में भी काम आ सके, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए। उपयोगी कब होगा? क्या व्यक्ति आज के समाज की जो आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग केवल किताबी ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके लिए उसको क्या चाहिए? कुछ व्यवहारिकता चाहिए, सामाजिकता चाहिए। तो वो सामाजिकता और व्यवहारिकता किससे आएगी? क्योंकि आज का जो पाठ्यक्रम है वो कैसा बनाया गया है? शैक्षिक प्लस अशैक्षिक। और उसका उपयोग क्या है? उसका उपयोग ये है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, केवल उसको शैक्षिक रूप में ही नहीं रखना कि बच्चे को केवल किताबी ज्ञान दे दिया, इतिश्री हो गई। इतिश्री नहीं होती। इतिश्री कब होगी? कि जब आपका जो पाठ्यक्रम बनाया गया वो आपका संपूर्ण सर्वांगीण विकास कर सके। तो वो कब होगा? जब आपको ज्ञानार्जन के साथ साथ व्यवहारिक भी बनाया जाए। ज्ञानोपार्जन के साथ साथ ज्ञानोपार्जन प्लस व्यवहारिक बनाया जाए, तब क्या होगा? तब उपयोगिता का सिद्धांत होगा कि पाठ्यक्रम बच्चों के उपयोग में कब आएगा? जब उनको शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए। दूसरा आता है सृजनात्मकता का सिद्धांत।
दूसरा क्या आता है, सृजनात्मकता का सिद्धांत। सृजनात्मकता तथा रचनात्मकता का सिद्धांत क्या होता है कि जब आपके जो क्रियाएं कराई जाती है आपके पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, आपने देखा होगा कि कुछ क्रिएटिविटीज भी कराई जाती है, जैसे क्राफ्ट की कराई जाती है। रचनात्मकता के लिए या सृजनात्मकता के लिए आपको जो है कविता पाठ करवाया जाता है, आपको डिबेट कंपटीशन कराया जाता है, आपको वाद विवाद कराई जाती है। इसके अतिरिक्त आप और कौन सा अच्छा नृत्य कर सकते हैं। आपकी जो कल्चर एक्टिविटीज होती है वो क्यों कराई जाती है कि आप में जितनी भी क्रियाएं, जो भी आपके अंदर जो रचनाएं भरी पड़ी हैं वो निकलकर उभर कर सामने आ सके। तो आपकी जो रचनाएं, जो सृजनात्मकता छिपी हुई है उसको निकालने का काम कौन कर सकता है, उसको निकालने का काम सिर्फ और सिर्फ शिक्षक कर सकता है। शिक्षक ही ये पहचान सकता है कि अमुक बच्चे में अमुक प्रतिभा भरी हुई है और उसको सबके सामने कैसे लाया जाए। तो सृजनात्मकता का सिद्धांत यानी पाठ्यक्रम ऐसा बनाया जाए कि जिससे बच्चा जो है अपनी सृजनात्मकता का प्रभाव दिखा सके। नेक्स्ट सिद्धांत आता है सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत। सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के विकास का सिद्धांत क्या होता है, पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है, बालक के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करना। यही एक मेन उद्देश्य। मेन उद्देश्य में सामाजिक और सांस्कृतिक आता है, ठीक है। संपूर्ण विकास कब होगा, जब उसमें सामाजिकता होगी, जब उसमें सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है कि अपनी संस्कृति को पहचान सके, उसके अकॉर्डिंग जो है अपने हाव भाव रख सके, अपने अकॉर्डिंग सब कार्य कर सके, जो उनकी संस्कृति है उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें सामाजिकता हो, सांस्कृतिकता हो, ऐसे मूल्यों का उसमें विकास करना कि अपनी संस्कृति को पहचान सके, अपनी धरोहर को पहचान सके, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में उसको क्या व्यवहार करने, ये सब जानकारी किसके थ्रू दी जाती है, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग दी जाती है। नेक्स्ट आता है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत क्या होते हैं कि पाठ्यक्रम को बनाने के संदर्भ में, पाठ्यक्रम को बनाने के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने अपने मत दिए और उन्होंने ये कहा कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत जो है पाठ्यक्रम को बनाने के पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होने चाहिए, जैसे कि क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है, क्रियाशीलता का मतलब होता है करके सीखना। क्या मतलब होता है क्रियाशीलता का, क्रियाशीलता का मतलब होता है करके सीखना, करके सीखना। क्योंकि जब बच्चा किसी भी चीज को स्वयं करके देखता है तो वो चीज क्या होती है, उसके मस्तिष्क पटल पर छा जाती है। वो किसी भी परिस्थिति में उस चीज को नहीं भूल सकता। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज स्वयं करके देखी है। और जब व्यक्ति किसी भी कार्य को स्वयं करके देखता है तो वो उस चीज को नहीं भूलता। क्यों? क्योंकि उसको देर सवेर वो चीज याद आ ही जाती है कि नहीं, मैंने ये कार्य ऐसे किया था, उस वक्त मेरा दिमाग ये था। तब जब बच्चा स्वयं करके देखता है तो उसमें क्रियाशीलता आती है और स्वयं करके देखी हुई चीज मस्तिष्क में हमेशा के लिए एक छा जाती है कि वो मस्तिष्क पटल पर अपनी छवि छोड़ देती है, छाप छोड़ देती है कि वो करा हुआ काम उसको किसी भी परिस्थिति में याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने वो स्वयं करके देखा है। तो मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम को बनाने के पीछे सबसे पहले क्रियाशीलता का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए, ताकि बच्चा स्वयं करके देखेगा तो उसे वो चीज आसानी से समझ में आएगी और याद रहेगी। इसके अतिरिक्त मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम में, मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि पाठ्यक्रम में अभ्यास करने कुछ मनोवैज्ञानिक नियमों को भी शामिल करना चाहिए।
मनोवैज्ञानिक नियमों को भी शामिल करना चाहिए, जैसे अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, चिंतन, परिपक्वता, इन सब चीजों को क्या करना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। इन सब चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, चिंतन, परिपक्वता, इन सब चीजों को पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए। तत्परता का नियम क्या होता है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि तत्परता वह चीज है जिसके लिए आपको कोई भी कार्य करना है, तो आप कोई भी कार्य कब करेंगे? जब आपके अंदर खुद के अंदर वो जिज्ञासा होगी कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मेरे में ये क्वालिटी है और मुझे ये काम सीखना है। जब व्यक्ति स्वयं अपने अंतरात्मा से ये जानने की कोशिश करता है कि मेरे को ये सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो सीख सकता है। तत्परता किसी भी कार्य को करने के पीछे आपकी लगन को बताती है कि आप उस कार्य को करना चाहते हैं या नहीं चाहते। अभ्यास, जब आपने किसी चीज को सीखा तो उसमें पारंगत होना भी जरूरी है। ऐसा तो नहीं है कि आपने किसी कार्य को कर लिया और करने के बाद आपको आ गया, हो गया, ऐसा नहीं होता। आपको किसी भी कार्य को करने के बाद जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे दिन प्रतिदिन, तब तक आप क्या होगा, आप उसमें पारंगत नहीं हो सकते। आपने कोई चीज सीख तो ली बड़ी तत्परता के साथ, और सीखने के बाद किसी को प्राउड हो जाता है कि मुझे तो ये चीज आ गई, छोड़ो। लेकिन अगर उसमें आपको पारंगत होना है, अगर उसमें आपको सफलता हासिल करनी है, तो सफलता किसी भी चीज के लिए कब आती है? जब आपने उसका अभ्यास किया हो। तो तत्परता का नियम कब लागू होगा? जब आपने उसका अभ्यास किया हो। और तत्परता और अभ्यास का नियम कब लागू होगा? कि आपने कोई चीज सीखी बड़ी तत्परता के साथ, आपने जो है उसका अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद आप उसमें निपुण हो गए, पारंगत हो गए, तो आपका प्रभाव क्या होगा कि आप उस चीज में अपनी श्रेष्ठता हासिल कर लेंगे। प्रभाव कब आता है? जब आपने किसी भी चीज का अभ्यास किया हो, तब उसमें प्रभाव आप अपना दिखा सकते हैं। कि जैसे आपने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, बड़ी लगन से किया कि आपको टीचर बनना है और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो जो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आया वो क्या बता रहा है? आपका प्रभाव बता रहा है कि आपका जो रिजल्ट आता है वो आपके प्रभाव को बताता है। उसके बाद चिंतन क्या चीज होती है? चिंतन होता है कि आज मैंने आपको कोई चीज समझाई, कि जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं चिंतन समझने के लिए, कि जैसे मैंने आपको बोला कि 2 दूनी 4 होते हैं, 3 दूनी 6 होते हैं। तो अगर आप में चिंतन प्रक्रिया होगी, जैसे छोटे बच्चों को अपन सिखाते हैं, तो इट मीन्स वो उतना ही रटते हैं जितना अपन ने उसको सिखाया हो क्लास में। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है तो उसकी बौद्धिक विकास भी होता जाता है, और जब बौद्धिक विकास होता जाता है तो बच्चा सोचता है कि जब मैम ने बताया कि 2 दूनी 4 होता है, 3 दूनी 6 होता है, तो मैं 4 को भी तो कर सकता हूँ। क्या मैं 4 की टेबल बना सकता हूँ? क्या मैं 5 की बना सकता हूँ? और वो जब उसी अनुसार करता है जिस हिसाब से टीचर ने बताया है, तो वो निकालता है कि 4 दूनी 8 हो सकते हैं, 5 दूनी 10 हो सकते हैं, 16 दूनी 32 हो सकते हैं। वो अपने चिंतन को बढ़ा रहा है, अपने बौद्धिक विकास को बढ़ा रहा है। और जब बच्चा अपने बौद्धिक विकास को बढ़ाने के लिए आगे से आगे संक्षिप्त विवरण में भी उसके अंदर जाके किसी चीज को समझना चिंतन कहलाता है। ठीक है, परिपक्वता की आपने जो चीज है वो कितने ध्यान से, कितनी मैच्योरिटी से सीखी है। परिपक्वता किस चीज को बताती है? आपकी मैच्योरिटी को, कि आपने कितनी मैच्योरिटी है। ये बताया मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कि पाठ्यक्रम के लिए किन किन सिद्धांतों का होना जरूरी है। नेक्स्ट सिद्धांत आता है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन का सिद्धांत क्या होता है कि आज समाज क्या है? आज समाज क्या है? परिवर्तनशील है।
और जब समाज परिवर्तनशील है तो उसकी आवश्यकताएं भी परिवर्तित होगी। जैसे आपके मम्मी पापा के समय में कुछ और आवश्यकताएं थी, आज आपके समय में कुछ और है और आने वाले समय में कुछ और होगी। वो लोग साइकिल पर चलते थे, आप लोग जो है आजकल स्कूटी मोटरसाइकिल पर चलते हैं, आगे आने वाले बच्चे जो होंगे वो शायद कार में चलेंगे। ऐसा मेरा मानना है कि लचीलेपन का सिद्धांत की समाज जो है वो परिवर्तनशील है और परिवर्तनशील के अकॉर्डिंग समाज की आवश्यकताएं भी अनंत होती हैं और आवश्यकताएं जो है वो बदलती रहती है। जब समाज के अकॉर्डिंग आवश्यकताएं बदलती रहती है तो पाठ्यक्रम भी ऐसा बनाया जाना चाहिए कि जो समाज के अकॉर्डिंग हो, परिवर्तनशील हो और बच्चे के मानसिक स्तर के अकॉर्डिंग बनाया गया हो। ठीक है, कि उसमें जो है समय समय पर परिवर्तन किया जा सके, जैसी आवश्यकता हो रही है वैसा परिवर्तन किया जा सके, तो वो क्या कहलाता है, लचीलेपन का सिद्धांत। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं कि आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करना। आवश्यकता अनुसार परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत अपना आता है क्रियाशीलता का सिद्धांत। आप लोगों ने उसमें जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उन्होंने बता ही दिया कि क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या होता है। नेक्स्ट आता है कि व्यापकता का सिद्धांत। व्यापकता का सिद्धांत क्या होता है कि आज जो है शिक्षा का जो स्वरूप है क्या वो शैक्षिक है? नहीं है। को करिकुलम एक्टिविटीज भी जोड़ दी गई है, तो शैक्षिक प्लस सहशैक्षिक, शैक्षिक प्लस सहशैक्षिक ये है पाठ्यक्रम का स्वरूप, जो क्या है, व्यापक हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है, बालक का संपूर्ण विकास करना। बालक का सर्वांगीण विकास करना। इसलिए क्या किया गया है, पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वो कैसा बना दिया गया है, व्यापक बना दिया गया है कि उसे शैक्षिक ज्ञान ही नहीं दिया जाए, व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाए। नेक्स्ट है सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत। सहसंबंध का सिद्धांत क्या होता है, संबंध यानी आप लोगों को खुद को पता है कि संबंध क्या होता है, सह यानी होता है दो, सह यानी क्या होता है, दो, यानी कि दो चीजों का, अभी आप क्या पढ़ रहे हैं, पाठ्यक्रम, तो क्या होगा कि दो विषयों के सहसंबंध को, दो विषयों का जो संबंध बताता हो वो क्या कहलाता है, सहसंबंध। इसे और अच्छे से एक एग्जाम्पल के द्वारा यदि मैं आपको बताऊं तो जैसे कि आपने गणित का ज्ञान लिया, तो गणित का ज्ञान आपके विज्ञान में काम आ सकता है, हिंदी का ज्ञान है आपके संस्कृत में क्या काम आ सकता है। आपने जो गणित का ज्ञान लिया, आप अजड़ गए तो आपको मोल भाव करना आ जाएगा, प्लस माइनस करना आ जाएगा, तो किसी भी चीज का ज्ञान दूसरी चीज में काम आने वाला। जैसे कि आपने जो है साइकिल चलाना सीख लिया तो आप जो है स्कूटी चला सकते हैं, मोटरसाइकिल चला सकते हैं, तो आपका सीखा हुआ ज्ञान किस में काम आ रहा है, दूसरी चीज में भी काम आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने उस ज्ञान को दूसरे ज्ञान से संबंधित कर दिया, इसलिए काम आ रहा है। और इसलिए कहलाता है सहसंबंध का सिद्धांत कि एक चीज का ज्ञान दूसरी चीज के ज्ञान में सहयोग कर सके। ठीक है, गणित का ज्ञान विज्ञान में, हिंदी संस्कृत, ठीक है, और साइकिल का भी कर सकते हैं आप लोग। ये होते हैं सिद्धांत जिनके आधार पर पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाता है कि ये सिद्धांत लेते हुए हमें पाठ्यक्रम का निर्धारण करना है। अब आता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। यहाँ मैंने दो शब्द लिखे हैं, पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या। इन दोनों में अंतर क्या होता है, अंतर क्या है? ठीक है, पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में बोलते हैं सिलेबस
पाठ्यचर्या को बोलते हैं करिकुलम। ठीक है, पाठ्यक्रम को क्या बोला? सिलेबस, और पाठ्यचर्या को क्या बोला? करिकुलम। ऐसा नहीं है कि इन दोनों में अंतर है, बल्कि क्या है कि ये एक दूसरे के अंदर समाहित है, एक दूसरे का पूरक है। इसलिए क्योंकि पाठ्यक्रम जो होता है वो आपके कंटेंट, आपकी विषय वस्तु से संबंधित होता है, और करिकुलम जैसा कि आपने अभी पढ़ा कि इसमें जो है सिलेबस इंक्लूड होता है। तो करिकुलम में क्या होता है कि करिकुलम में जो है ये सिलेबस इंक्लूड होता है, तब ये क्या बन जाता है? करिकुलम बन जाता है। सिलेबस जो होता है वो प्रिंटेड होता है, इसकी जो किताबें होती है वो आप देख के पढ़ सकते हो, लेकिन जब आपकी शैक्षिक गतिविधि होती है, को करिकुलम एक्टिविटीज होती हैं, तो क्या आप डांस देख के करते हैं किताब में, या आप जो संगीत है वो देख कर बोलते हैं? नहीं। तो आप लोग क्या करते हैं कि ये इसका अंतर कैसे लिखेंगे कि इसका जो मटेरियल होता है सिलेबस का, पाठ्यक्रम का, वो कैसा होता है? प्रिंटेड होता है, और ये क्या होता है? नॉन प्रिंटेड होता है, नॉन प्रिंटेड होता है। ठीक है, अब क्या होता है? अभी बताया कि ये जो है विस्तृत होता है, इस करिकुलम में सिलेबस इंक्लूड होता है। तो क्या बोलेंगे आप कि पाठ्यक्रम क्या हुआ? संक्षिप्त हुआ। पाठ्यक्रम कैसा हो गया? संक्षिप्त। और करीब पाठ्यचर्या या करिकुलम कहे तो ये क्या हो गया? ये व्यापक हो गया। ठीक है, ये संक्षिप्त है, ये व्यापक है, ये प्रिंटेड होता है, ये नॉन प्रिंटेड होता है। करिकुलम में सिलेबस इंक्लूड होता है। ठीक है, इसी के आधार पर हम जो है इनके अंतर को समझ सकते हैं कि करिकुलम विस्तृत रूप है सिलेबस का। अब अगर आप पूरी समरी देखना चाहें तो पूरी समरी, पूरे चैप्टर की जो समरी है वो मैं आपको बता दूं कि पाठ्यक्रम क्रमबद्ध जो विषय वस्तु होती है उसको पढ़ी जाने वाली क्रमबद्ध विषय वस्तु को क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होता है? लैटिन भाषा के क्यूरेस शब्द से लिया गया है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पाठ्यक्रम को करिकुलम। करिकुलम किससे लिया गया है? लैटिन भाषा के क्यूरेस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है दौड़ का मैदान। मैदान क्या होता है? आपका पाठ्यक्रम। और दौड़ क्या होती है कि जो भी क्रियाएं आपने की है वो क्या है? आपकी दौड़ है उस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए। उसका प्रतिफल क्या प्राप्त हुआ कि व्यक्ति जो है अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच गया, या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति जब अपनी दौड़ समाप्त कर लेता है उस पाठ्यक्रम, उस मैदान में, तो अपने एक गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, जिससे उसे क्या कि एक रिजल्ट प्राप्त होता है। वो गंतव्य स्थान पर पहुंचा, उसको अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया, तो वो क्या कहलाया? पाठ्यक्रम कहलाया। अब अगर हम आगे की बात करें कि पाठ्यक्रम की परिभाषाएं क्या बताई गई, तो पाठ्यक्रम की परिभाषाओं में सबसे पहले फ्रॉबल महोदय है। फ्रॉबल ने कहा कि संपूर्ण मानव जाति का अध्ययन, संपूर्ण मानव जाति का अध्ययन, उसका अनुभव क्या कहलाएगा? पाठ्यक्रम कहलाएगा। मुनरो महोदय क्या कहते हैं? मुनरो कहते हैं कि विद्यालय पाठ्यक्रम में केवल शिक्षा की गतिविधियों के अतिरिक्त वे सब क्रियाएं भी की जाती हैं जो व्यक्ति के विकास के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो वो क्या कहते हैं मुनरो कि इसके साथ शैक्षिक गतिविधि भी जुड़ी हुई है, क्योंकि बालक का संपूर्ण विकास करना। इसके अलावा यदि हम हॉर्न की परिभाषा देखें तो हॉर्न क्या कहते हैं कि व्यक्ति को जो वे सब क्रियाएं जो शिक्षा के ज्ञान के अतिरिक्त दी जाती है, जैसे व्यवसाय की शिक्षा या ज्ञानोपार्जन की शिक्षा, उद्योग की शिक्षा, ये सब परिभाषाएं थी। इनका सार हमने क्या लिखा कि जितनी भी हमने परिभाषाएं थी उनके अकॉर्डिंग जो है करिकुलम या पाठ्यक्रम क्या है कि वो सब क्रियाएं जो शैक्षिक प्लस अशैक्षिक गतिविधि है, यानी कि पाठ्यक्रम का विस्तृत रूप बताती है, जो बालक के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है, वो क्या कहलाता है? पाठ्यक्रम कहलाता है। उसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा कि पाठ्यक्रम का विकास कैसे होता है, तो पाठ्यक्रम का विकास 4 बातों पर निर्भर करता है: लक्ष्य, अंतर व्यक्तिगत और मूल्यांकन और पृष्ठपोषण। ठीक है, उसके अलावा अपन ने क्या पढ़ा? पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर की। पाठ्यक्रम जो होता है वो प्रिंटेड होता है, पाठ्यचर्या जो होती है वो नॉन प्रिंटेड होती है। पाठ्यक्रम जो होता है वो संक्षिप्त होता है और पाठ्यचर्या जो होती है विस्तृत होती है। पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम सम्मिलित होता है। ऐसे करके अपन ने इनके अंतर को समझा। उसके बाद
आपने पाठ्यक्रम के घटक पढ़े। पाठ्यक्रम के घटक 3 होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम अंतर संबंधित होते हैं, इनके संबंध से ही हम पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। तो 3 घटक महत्वपूर्ण हुए। उसके बाद आपने इसके सिद्धांत पढ़े, जिसमें आपने उपयोगिता का सिद्धांत पढ़ा कि क्यों किया जाना चाहिए, उसके पीछे उद्देश्य क्या होना चाहिए दैनिक जीवन के लिए, ठीक है। फिर पढ़ा क्रियाशीलता का सिद्धांत, स्वयं करके सीखना चाहिए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक का सिद्धांत। फिर आपने पढ़ा मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं, कि मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि उसमें क्रियाशीलता का सिद्धांत शामिल हो, उसमें अभ्यास का सिद्धांत शामिल हो, उसमें तत्परता का सिद्धांत शामिल हो, उसमें परिपक्वता, चिंतन आदि चीजों को शामिल करने की बात मनोवैज्ञानिक होने की। उसके बाद आपने क्या पढ़ा कि वो लचीला होना चाहिए। क्यों? क्योंकि समाज की आवश्यकताएं समय समय पर बदलती रहती है, इसलिए समाज की आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तनशील होना चाहिए कि भाई अगर आवश्यकता हो रही है तो उसे परिवर्तित किया जा सके, इस तरह से वो लचीला होना चाहिए। फिर सहसंबंध का सिद्धांत, जिसमें 2 चीजों की या 2 विषयों का जो संबंध किया जाता है वो क्या कहलाता है, सहसंबंध का सिद्धांत। जैसे कि आपने कहा कि गणित, आपको बताया गया कि गणित विषय को अगर आप पढ़ते हैं तो विज्ञान विषय में उसकी सहायता ली जा सकती है, हिंदी से संस्कृत में ली जा सकती है, और अगर एग्जाम्पल दैनिक व्यवहारिक जीवन के लिए है तो उसमें जैसे आपने साइकिल चलाना सीखा तो स्कूटी भी चलाई जा सकती है। तो ये क्या है, एक से दूसरे का संबंध है। तो इसी के साथ आज का जो आपका पहला टॉपिक है वो खत्म होता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।